एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सभी का 9 मार्च 2026 के द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है कई सारे न्यूज़ेस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग हमारे जो प्रथा है कोट से शुरू करते हैं। कोट अगेन जो आज मैं लेके आया हूं, डेट इज इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी। बच्चों, मैं बार बार आपको इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी का ज्ञान इसलिए देता हूं बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इंटेंसिटी में तो विश्वास रखते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी में विश्वास नहीं रखते हैं। आप एक दिन बहुत पढ़ेंगे, दूसरे दिन आप निढाल होके चले जाएंगे। जैसे कल मैच था, मैंने कई बच्चों के आंसर्स जिनके रेगुलर लिखते हैं बच्चे, मैंने जब उनको मैसेज किया कि वेयर इज योर आंसर्स फॉर टुडे, तो उन्होंने कहा सर आज तो मैच है, सर आज तो छोड़ दो ना, आज तो मैच है, फाइनल देख रहे हैं। तो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंजॉयमेंट मत कीजिए, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। तो कई बार हम लोग जो हैं, consistency will always beat the intensity. Always be consistent बच्चों, always be consistent. I'm telling you, one day you will realize कि when you have beaten the intensity if you are consistent. तो खूब मन लगाकर पढ़िए, खूब मन लगाकर काम कीजिए, लेकिन किसी भी तरह से ये नहीं कि आज बहुत ज्यादा पढ़ा और कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। बाउंसिंग बैक जैसा नहीं होना चाहिए जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। ऐसे ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। आपको हर दिन उसी जोश, मोटिवेशन, डेडिकेशन, क्यों आपने तैयारी शुरू की थी, हर दिन ये सोच के सेम एफर्ट्स आपको देने हैं। तभी आप क्या करेंगे, सक्सेस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुलेंगे। सक्सेस डोर्स विल ओपन। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ। सबसे पहले न्यूज जो हमें कवर करनी है वो है गवर्नर्स पोस्ट। इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल भी हमारे सामने आज आया है, एडिटोरियल है बच्चों। गवर्नर्स पोस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे जुड़ी हुई प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज इंडियाज ड्रग नेटवर्क बस्टेड। और ये जो ड्रग नेटवर्क है ये डार्क नेट पे काम करता था। तो इंडियाज, अगर मैं ये कहूं, इंडियाज लार्जेस्ट डार्कनेट ड्रग नेटवर्क बस्टेड जो है ये खत्म किया गया है। एनसीबी ने इसे पकड़ा है। तो एनसीबी क्या चीज है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सेकंड न्यूज में देखेंगे। देन 3 एडिटोरियल हमें डिस्कस करने हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने वापस एक एडिटोरियल लिखा है जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन का। क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है और कहा है कि ये एक डिजास्टर साबित होगा। सेकंड एडिटोरियल जो हमें डिस्कस करना है वो है इंडिया कनाडा रिलेशंस। एंड थर्ड हमें डिस्कस करना है केयर इकोनॉमी। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हमें कुछ चीजें जो है वो सीखने को इससे मिलेगी, केयर इकोनॉमी से जुड़ी हुई, कि केयर इकोनॉमी क्या होती है और कैसे कैसे इसमें चीजें सही हैं, गलत हैं, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो ये 5 न्यूज आज हमें कवर करनी है। तो चलिए एक एक करके हर न्यूज को कवर करते हैं। देखिए, है ना, हमने अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमने देखा था कि तमिलनाडु, है ना, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर्स हैं उनको बदल दिया गया है। केरला के गवर्नर को तमिलनाडु का गवर्नर का आधिकारिक चार्ज दिया गया है। और बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने जो क्या है, बंगाल के गवर्नर ने अभी इस्तीफा दे दिया है। राइट, सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अब RN रवि को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट है। एंड दिस इज द एडिटोरियल दैट केम इन द टुडेज न्यूज। ये editorial दिस इज द एडिटोरियल केम इन टुडेज न्यूज पेपर, है ना। सो गवर्नर से जुड़े हुआ, और गवर्नर आप लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे RN रवि, जो बंगाल के गवर्नर होने जा रहे हैं, ये ये जो पोस्ट है, गवर्नर की जो पोस्ट है, ये हमेशा से कंट्रोवर्सी में रही है और इसी वजह से इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज्यादा
जरूरी हो जाता है। तो चलिए एक एक करके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं। देखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है ना, ये इस चीज का ध्यान रखना कि भाई जैसे गवर्नर जैसे सेंटर के लिए प्रेसिडेंट है, वैसे स्टेट के लिए गवर्नर होते हैं, है ना। तो आप लोगों से अक्सर अभी यूपीएससी के जो करंट ट्रेंडिंग चेंजेस हैं उसमें आपसे पूछा जाता है, पार्ट्स आर्टिकल ये पूछे जाते हैं। सो फ्रॉम आर्टिकल 153 टू 167, ध्यान रखना बच्चों, फ्रॉम आर्टिकल 153 टू 167 व्हाट इज गिवन, इट इज part 6 of the Indian Constitution. It deals with what? It deals with state executive. It deals with state executive. ठीक है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं? जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, वैसे ही बच्चों क्या होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, जिसके वापस कितने भाग होते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है गवर्नर, स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड है गवर्नर। देन चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, as well as last will be advocate general of state, advocate general of state, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसमें बोला गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव में केवल एक ही चीज का अंतर है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में गवर्नर की जगह होता है प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर की जगह होता है प्राइम मिनिस्टर, और एडवोकेट जनरल की जगह होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक और ऐड होता है, और वो क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट, है ना। लेकिन स्टेट में वाइस गवर्नर जैसा कोई पद नहीं होता है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाए। ठीक है। एक और आपको मैं ये बता दूं कि जो गवर्नर है, अब क्योंकि हमें गवर्नर ही डिस्कस करना है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो गवर्नर है, ही इज द जस्ट अ सेकंड बच्चों, ही इज ही इज कंसिडर्ड एज ही इज कंसिडर्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ये स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके लिए मैं ये क्लास शायद इस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके लिए ये टॉपिक आज मैं कवर कर रहा हूं, दैट इज कि अभी आपने अभी न्यूज क्या पढ़ी कि केरला के जो गवर्नर हैं, है ना, केरला के गवर्नर अब तमिलनाडु के गवर्नर भी होंगे, लेकिन वो केरला के गवर्नर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरला के गवर्नर भी रहेंगे, और बंगाल के और तमिलनाडु के भी गवर्नर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही व्यक्ति 2 स्टेट्स के गवर्नर हो सकते हैं? जी हाँ, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, है ना। बाय ये आपको इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर कौन सा है बच्चों? 1956। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम है 7th, और ईयर का नाम है 1956, है ना। सो बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, है ना, वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, one person can be appointed as the governor of 2 states, as the governor of 2 states। इस चीज का
ध्यान रखना है ना, ही कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और more than 2 स्टेट्स ऑल्सो, नॉट ओनली 1, 2, 3, 4 के लिए भी एक ही गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी गई है, ठीक है। देन गवर्नर से जुड़ी हुई 2-3 बातें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नर के द एलिजिबिलिटी टू बिकम गवर्नर इज ओनली 2 थिंग्स। क्या? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स, है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो होना ही चाहिए, उसके बिना क्या करेंगे, एंड 35 ईयर्स मिनिमम एज, 35 ईयर्स मिनिमम एज उनकी होनी चाहिए, 35 ईयर्स मिनिमम एज उनकी होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। तो 35 ईयर्स उनकी मिनिमम एज, यही उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 कन्वेंशंस, वापस अगेन मैं ये अपॉइंटमेंट करते वक्त वापस आपको, इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, 2 कन्वेंशंस आर ऑल्सो प्रेजेंट, 2 कन्वेंशंस आर ऑल्सो प्रेजेंट रिलेटेड टू दिस। कौन सा? सबसे पहला 2 कन्वेंशंस क्या, कौन सा? सबसे पहला कि जो गवर्नर है, गवर्नर शुड बी आउटसाइडर, गवर्नर शुड बी आउटसाइडर टू द स्टेट, गवर्नर शुड बी आउटसाइडर टू द स्टेट, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो आउटसाइडर होगा तो वो लोकल पॉलिटिक्स से फ्री होगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर सपोज अगर कोई गवर्नर, जैसे अगर मैं यूपी का हूं और मैं यूपी में ही अपॉइंट कर दिया जाऊं, तो मुझे तो बचपन से लेके बड़े होने तक पता है ना कि यूपी की क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, तो मैं लोकल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हो सकता हूं या मैं उसे कर भी सकता हूं। और सेकंड कन्वेंशन क्या है? सेकंड कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर आफ्टर द ड्यू कंसल्टेशन विथ स्टेट सीएम, विथ स्टेट चीफ मिनिस्टर, है ना। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, तो वो स्टेट सीएम के साथ कंसल्ट करके करे कि स्टेट सीएम के उसमें हामी हो। लेकिन चूंकि ये केवल कन्वेंशन है, यानी केवल एक प्रथा है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ फैक्ट नहीं है, केवल एक प्रथा है, तो इस वजह से इस प्रथा को फॉलो करें ना करें कोई जरूरी तो है नहीं, तो इसलिए कई बार इन 2 कन्वेंशंस को तोड़ा जाता है, ठीक है। एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना कि टेन्योर कितना क्या होता है, गवर्नर का टेन्योर कितना होता है, नॉट फिक्स्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे यूं पढ़ते हैं पॉलिटी में कि जैसे प्रेसिडेंट है वैसे गवर्नर है, तो प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, वैसे गवर्नर का टेन्योर भी 5 साल का होता होगा, ऐसा नहीं है, गवर्नर का टेन्योर फिक्स नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और जब उनका टेन्योर फिक्स नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि उनका जो वोटिंग भी नहीं होगा, भाई टेन्योर अगर वोटिंग है तो फिर टेन्योर फिक्स होता है, तो इसलिए उनके वोटिंग वगैरह का कोई प्रोसीजर नहीं होता है। गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरी चीज जो गवर्नर से जुड़ी हुई, क्योंकि गवर्नर आपके बहुत ज्यादा इस बार न्यूज में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ, है ना, शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, है ना, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, वैसे ही गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट नहीं दिलाता है, ध्यान रखना, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट,
ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब जिस भी राज्य में वो राज्यपाल बनने जा रहे हैं, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे वो दिलाएँगे। अगर वो नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, तो देन ऑफ कोर्स सीनियर मोस्ट जज जो है वो क्या लेते हैं, सीनियर मोस्ट जज उन्हें शपथ दिला सकते हैं। ठीक है? बाकी फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर जो है ये ऑलमोस्ट सारी सेम है प्रेसिडेंट और गवर्नर की। कुछ एक चीजों में थोड़ी बहुत जो है ये बहुत ज्यादा कुछ एक थोड़ी बहुत चीजों में चेंजेस हैं। वो कभी हम लोग टॉपिक में कभी उतरेंगे बच्चों तो जरूर इसको डिस्कस करेंगे। बट दो तीन चीजें जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि गवर्नर जो है उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। दे वर्क एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट ने कहा कि पद छोड़ दो तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वो जिद्दी करके ये नहीं कि नहीं नहीं मुझे तो जनता ने चुना है, ऐसा नहीं। उनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की सेकंड न्यूज की तरफ। डेट इज एनसीबी बस्ट पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क। पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क टीम कल की अरेस्ट टू टॉप ऑपरेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आई है बच्चों कि हाल ही में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने कितना, एनसीबी जो है उन्होंने कितना पकड़ा है, ड्रग्स कितना पकड़ा है। एक जॉइंट ऑपरेशन उन्होंने किया था जिसका नाम था टीम कल्कि, है ना। तो ये जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क का नाम था टीम कल्कि। और और ये टीम कल्कि ने कितना पकड़ा है। एनसीबी सीज्ड 2338 एलएसडी ब्लॉटर्स, 160 एमडीएमए एस्टेसी पिल्स weighing over 77 gram, 73 gram of charas, 3 gram of amiphetamine, है ना। Then 3.6 kg of liquid MDMA from 13 domestically intercepted parcel and 2 parcels originating from the Netherlands and linked to the network. So ये जो टीम कल की है, ये नाम था ड्रग, ये इस पूरे ड्रग रैकेट का नाम था टीम कल की। और एनसीबी ने इसे पकड़ा बहुत बहादुरी से कि पूरे इंडिया में जो ये ड्रग्स का जाल फैलाना चाहते थे और अलग अलग शहरों में ये क्या करते थे, फैलाते थे, इनको बांटते थे। जैसे दिल्ली, तेलंगाना, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे ये फैलाया जाता था और फिर वहां से वापस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो ये जो टीम कल की है, ये आप ध्यान रखना, ये एक गैंग का नाम था, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का नाम था। और ये कैसे काम करते थे बच्चों, डार्क नेट पे काम करते थे, है ना। डार्क नेट में जाके, मतलब जहां पे आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता, आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जाता, वहां पे ये ऑपरेट करते थे। तो सोचिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्रैक करना। कितना पुराना से ये काम करते होंगे। ये तो इस बार पकड़े गए, कल को नहीं पकड़े जाते तो करोड़ों करोड़ों रुपए का माल पकड़ा गया, जो हमारे भारत के यूथ के नसों में जहर डालने का जो एक काम ये लोग कर रहे थे, बड़ा खतरनाक है। ठीक है, अब एनसीबी के बारे में दो तीन चीजें हैं बच्चों जो आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी है। वो एक बार हम लोग जरूर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एनसीबी क्या है। एनसीबी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, अभी मैंने जस्ट बताया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। ठीक है, अब ये जो एनसीबी है ये क्या है भाई, ये आपको दो तीन फैक्ट्स इससे जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। इट इज दी नोडल ड्रग नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट, ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या है ये, ड्रग लॉ की जो एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी मानी गई है ये। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये ड्रग लॉ कौन सा है ये भी आप समझ लीजिए। भाई जो ड्रग लॉ है, जो ड्रग्स को मॉनिटरिंग करता है कि भाई आप किसी भी ऐसे ड्रग्स को
जो मादक पदार्थ हैं, ऐसे ड्रग्स को आप क्या नहीं कर सकते, इलीगली आप लोग जो है खरीद बेच नहीं सकते। ये कौन सा लॉ है ये भी आप समझ लीजिए। इस एक्ट का नाम है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट। तो इसकी पालन ये लोग करते हैं। एनडीपीएस एक्ट क्या है ये भी समझ लीजिए, फुल फॉर्म बता रहा हूं। नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ईयर भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है एनडीपीएस एक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये इस एनडीपीएस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए, और कौन कौन लोग एनडीपीएस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके लिए ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी का भी काम करती है। कब बनी? व्हेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड या इट वाज फॉर्म्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड या इट वाज फॉर्म्ड व्हेन 14th नवंबर 14th नवंबर 1985। 14 नवंबर 1985 को ये इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक दो चीज और समझ लो यार, है ना। अंडर विच मिनिस्ट्री इट वर्क्स, अंडर विच मिनिस्ट्री इट वर्क्स। वैसे आप कैलकुलेटेड गैस करेंगे तो भी आपको आंसर इसका पता होगा। डेट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। नेचुरल सी बात है, घर का काम है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये इसके अंडर काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, और इसके बाकी आपको पता है इसके कई सारे जोनल ऑफिस होते हैं जो एक एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करते हैं, और लोकल पुलिस के साथ, लोकल पुलिस, कस्टम्स, दूसरे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करते हुए फिर ये लोग काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था एनसीपी के बारे में पूरा ब्यौरा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग हमारे एडिटोरियल सेक्शन पे, डेट इज वन नेशन वन इलेक्शन रेमेडी वर्स देन डिसीज। देखिए ये जो आर्टिकल लिखा है ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने लिखा है, जिन जो एक उस पार्टी के हैं जो तमिलनाडु में सरकार में तो है ही, प्लस वो जो अभी करंट सेंट्रल रूलिंग पार्टी है उसके कट्टर दुश्मन भी हैं, मतलब पॉलिटिकली अपोनेंट्स भी हैं, है ना। दुश्मन मतलब पॉलिटिकली अपोनेंट है। तो ये जो अपने विचार यहाँ पे रख रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो है बायसनेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें लगते हैं कि हमारे लिए बहुत काम के हैं, ये हमें जरूर डिस्कस करने चाहिए, और हम लोग जरूर उसे डिस्कस करेंगे, लिविंग द सेंटिमेंट्स असाइड कि भाई ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है तो उन्होंने बुरा बोला होगा रूल सेंट्रल की रूलिंग पार्टी के लिए, ऐसा हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो है प्लस और माइनस दोनों लिखना है जब हमारे एग्जाम में आएंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कई सारे फायदे कई लोग बताते हैं, लेकिन इसके क्रिटिसिज्म भी हमें थोड़े पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला है द एडिटोरियल क्रिटिक्स द प्रपोज्ड वन नेशन वन इलेक्शन फ्रेमवर्क, आर्ग्यूइंग that its structural harms to India's parliamentary democracy and federalism far outweigh the purported administrative and financial benefits। के जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो यहाँ पे मिलेगा, है ना, वो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स जो मिलेगा ये ये उतना ज्यादा नहीं है जितना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को हर्ट होगा। बाय एनालाइजिंग इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म द ऑथर कंटेंट्स द वन नेशन वन इलेक्शन contends that one nation one election threatens executive accountability, dilutes the value of franchise through
truncated mandates and risk altering the basic structure of the constitution। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होता है तो कई सारी चीजें जो हैं वो दांव पे लग जाएगी, जैसे अकाउंटेबिलिटी है ना, लोगों का जो फ्रेंचाइज यानी वोट देने का जो अधिकार है वो खत्म हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की ऑल्टर हो सकती है। ऐसे कई सारा आर्ग्यूमेंट दिए हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑथर सबसे पहले कहते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन एंड ग्लोबल कंपैरिजंस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द ट्रेजिक ह्यूमन कॉस्ट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस इज एविडेंट इन इंडोनेशिया। ये एक केस स्टडी आप लोगों के लिए मौजूद हो जाती है यहाँ पे बच्चों के। ये केस स्टडी क्या है कि जो आपका जो सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस हैं, राइट, उसकी क्या ट्रेजिक ह्यूमन कॉस्ट है वो इंडोनेशिया में देखने को मिलती है, वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड रिजल्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ पोल वर्कर्स डेथ इन बोथ 2019 एंड 2024। है ना, इंडोनेशिया में भी वन नेशन वन इलेक्शन है, जहां पर जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा है, तो वहां की लोकसभा विधानसभा वहां के पंचायत म्यूनिसिपैलिटी सबके इलेक्शन एक ही दिन होता है। अब उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ये होता है 2019 में और 2024 में हुआ, वहां पे भी 4-4 साल के अंतराल 5-5 साल के अंतराल में होते हैं। तो जैसे अपने यहाँ 2019 में हुए फिर 2024 में हुए, वैसे वहां पे भी 5-5 साल में होता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन है। तो वहां पे सिग्निफिकेंट लाइव्स जो हैं वो उन लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि एक्सेसिव गर्मी के कारण, भीड़ के कारण, वर्कलोड के कारण कई लोगों के जान चली गई 2019-2024 में। कई तो ये जो है इसलिए कहा गया है कि भाई ये जो ह्यूमन कॉस्ट है इसको कौन देखेगा वन नेशन वन इलेक्शन को करते हुए। प्रोपोनेंट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन साइट reduced expenditure and limited disruptions from the मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एज द प्राइमरी बेनिफिट। ऑथर कहते हैं कि जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं उन वो ये कहते हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन कराने से मतलब हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा और बिल्कुल कम डिसरप्शंस होगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बहुत अच्छे से लागू होगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर हम ग्लोबल प्रेसिडेंट्स देखें तो ग्लोबल प्रेसिडेंट्स डू नॉट सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल प्रेसिडेंट डू नॉट सपोर्ट्स एनफोर्स्ड सिंक्रोनाइजेशन, डू नॉट सपोर्ट द एनफोर्स्ड सिंक्रोनाइजेशन। कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया मेंटेन इंडिपेंडेंट और स्टैगर्ड इलेक्टोरल साइकिल। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है जानबूझकर इंडिपेंडेंट और स्टैगर्ड इलेक्टोरल साइकिल जो है वो मेंटेन करते हैं ताकि लोगों को सही चुनने में मदद मिले, राइट। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी एंश्योर्स स्टेबिलिटी नॉट थ्रू सिंक्रोनाइज पोल्स बट वाया कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, है ना, रिक्वायरिंग द लेजिस्लेचर टू इलेक्ट अ सक्सेसर बिफोर रिमूविंग अ चांसलर। कि भाई जब सबसे पहले आप चांसलर को हटा रहे हैं तो चांसलर को हटाने से पहले आप अपना सक्सेसर चूज करके जाइए, ये जर्मनी की आदत है, राइट। अनलाइक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी वॉइसेस, इंडियाज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मेक्स स्टेट इलेक्शंस हाईली ससेप्टेबल टू बीइंग स्वेप्ट बाय द नेशनल वेव्स ड्यूरिंग साइमल्टेनियस पोल्स। है ना, देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें। जो एफपीटीपी है, एफपीटीपी का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मैं दो चीजें आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना। मैं डिटेल में तो अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि समय भी कम है और ये जगह भी नहीं है ये पूरा कंसेप्ट समझाने की। मैं पॉलिटिक की क्लास लेना शुरू करूंगा तो आपको समझाऊंगा, पर एफपीटीपी सिस्टम आप समझ लीजिए, है ना। ऑथर केवल ये कह रहे हैं कि इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम यूज होता है, जिसकी वजह से अगर एफपीटीपी सिस्टम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ आता है तो जो जो नेशनल पार्टियां हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होगा स्टेट पार्टियों के मुकाबले, राइट। अब एफपीटीपी सिस्टम क्या है इसको समझ लीजिए। सपोज आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी में 100 ही वोटर्स हैं, 100 वोटर्स हैं, बस सीधी सी गणित है, 100 वोटर्स हैं, तो 100 वोटर्स में से सपोज तीन पार्टियां खड़ी हुई है, तीन पार्टी में से किसी ने दिया 40, है ना, किसी ने एक पार्टी को दिया 40, किसी ने एक पार्टी को दिया 38, किसी ने एक पार्टी को दिया 22, 22 हो गया ना। है ना, तो किसी ने एक पार्टी को दिया 22। अब
इन तीनों पार्टियों में से, है ना, किसको सबसे ज्यादा वोट मिले, इसको, तो 40 वोट्स जिसको मिले वो हो गया आपका विनर। ये होता है एफपीटीपी सिस्टम, राइट। अब लेकिन अगर हम यूं देखें तो आपको जान के हैरानी होगी कि भाई आपके कॉन्स्टिट्युएंसी का एमएलए या एमपी कौन बना, जिसके पास 40 वोट है, लेकिन उसके अगेंस्ट कितने वोट है, 60। लेकिन फिर भी वो आपका एमपी और एमएलए है, क्यों? क्योंकि उसको बाकी दो के मुकाबले सबसे ज्यादा वोट मिले, भले ही 2 वोट ही ज्यादा मिले, लेकिन उससे ज्यादा मिले। तो इसलिए इंडिया में जो एफपीटीपी सिस्टम यूज किया जाता है, ये इतना ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है, लेकिन चूंकि इजी सिस्टम था इसलिए हमने इसे उस समय अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोजल की अगर बात करें तो द ब्लूप्रिंट स्टेम्स from the high level committee chaired by the former president Ram Nath Kovind, translating into constitution 129th amendment bill 2024, है ना। हमने इसके लिए एक बिल भी हम लेके आ चुके हैं, दैट इज 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना, 2024 जो है ये हम लेके आ चुके हैं, विच हैज प्रपोज्ड व्हाट, इट हैज प्रपोज्ड आर्टिकल 82A, है ना। आर्टिकल 82A empowers the president to align state assembly tenures with the Lok Sabha cycle from the appointed date, curtailing existing mandates, है ना। तो from the appointed date से आपको क्या करना है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो साइकिल है उसे क्या करना है, उसे आपको मैच कराना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तो फिलहाल हर स्टेट के अंदर, लगभग सभी स्टेट्स के अंदर जो है चुनाव आगे पीछे होते हैं। अब कल को जब ये अप्लाई होगा तो क्या हम ये देख रहे हैं क्या कि 2029 में जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा तो बाकी सारी की सारी विधानसभाएं भी भंग हो जाएगी? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। सो दिस बिल इंट्रोड्यूसेस अ कंसेप्ट ऑफ unexpired term elections where prematurely dissolved legislature serve only the remainder of the original 5 year टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर सपोज जैसे एक गवर्नमेंट है ना, इफ गवर्नमेंट इज चूजन फॉर 5 इयर्स, है ना, 5 इयर्स के लिए जो है वो 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, 5 साल के लिए चुन के आती है। लेकिन 5 साल के अंदर अंदर ही उसने क्या किया भाई, उसने फर्स्ट ईयर निकाला, सेकंड ईयर निकाला, 2 साल बाद ही उसने क्या किया, 2.5 साल बाद इस्तीफा दे दिया। अब जब उसने 2.5 साल बाद इस्तीफा दे दिया तो अब जो नई सरकार आएगी वो केवल 2.5 साल ही चलेगी, वो पूरे 5 साल नहीं चलेगी। अब इसके ऊपर भी कई सारे क्रिटिसिज्म माने गए हैं कि भाई केवल रिमाइंडर टर्म्स के लिए ही क्यों चलेगी। तो भाई नेचुरल सी बात है, वरना फिर वन नेशन वन इलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो एज एनविसेज्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रायोरिटाइज कंटिन्यूस एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ओवर गारंटीड टेन्योर कोडिफाइड इन आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 164। डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने कहा था कि भाई जितने भी पार्टीज हैं उन्हें क्या मिलेगा, गारंटीड टेन्योर मिलेगा, है ना, जो भी सरकार में आएगी। तो अब अगर मैं सरकार में आ रहा हूं और मुझे केवल 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ही मिलेगा तो फिर सरकार में रूल करने का मतलब ही नहीं है, और वो कई सारे तरह का जो है बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इजाद करेगा कि भाई मैं हूं तो केवल साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो कल को अगर बैड गवर्नेंस प्रैक्टिस शुरू हो गई तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देन आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 प्रिस्क्राइब्स द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 years, मेकिंग अर्ली रेजोल्यूशन अ वाइटल डेमोक्रेटिक सेफगार्ड रेदर देन अ मियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेक्ट। तो ये केवल एक अर्ली डिसोल्यूशन जो है ये एक डेमोक्रेटिक सेफगार्ड है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेक्ट नहीं है। सो ऑथर कहते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इट थ्रेटन्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर इन द SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, है ना, बाय ट्रीटिंग स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रेदर देन एंटिटीज विद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, ऑथर अपने थर्ड और आखिरी आर्ग्यूमेंट, अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ अनएक्सपायर्ड टर्म इलेक्शंस, है ना। देखिए, मिड टर्म इलेक्शंस
for the unexpired legislative term devalue the franchise by producing governments with truncated mandates and risking voter apathy। भाई नेचुरल सी बात है कि जो सरकार अब हाफ वे मार्क में बन के आएगी कि जिसके पास केवल 2 साल हैं, तो लोगों का जो जनता का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो भी पूरी तरह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ऑथर कहते हैं कि भाई जो रेसिडुअल टर्म जो है गवर्नमेंट लैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लीडिंग टू पॉपुलिज्म, पॉलिसी ड्रिफ्ट एंड पोटेंशियल गवर्नेंस डेड सोन। है ना, सरकार जो है वो क्या कर सकती है, अपने अपने दावे पर, अपने अपने लेवल पर जो रेसिडुअल टर्म गवर्नमेंट्स जो है दे लैक इंसेंटिव्स फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। है ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए अब उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं बचा, जैसा मैं आपको बता रहा था, क्योंकि नाउ दे हैव टू सर्व ओनली फॉर 2 years, 2.5 years, 3 years, यही है ना। तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे कि जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, ये बताने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं कितना अच्छा हूं, राइट। तो ऑथर कहते हैं कि भी डेफरिंग स्टेट इलेक्शंस could result in prolonged president's rule। है ना, could result in prolonged president rules conflicting with article 356 clause 5, which strictly limits such rule to 1 year without election commission of India certification during the national emergency। वापस पढ़िएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। Deferring state election could result in prolonged president rule conflicting with Article 356 Clause 5, which strictly limits such rule to 1 year without an election commission of India certification during the national emergency। आपको पता है कि जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो अगर उसे 1 साल बाद भी आपको किसी स्टेट पे लगाना है तो आपको क्या करना है, आपको जो है नेशनल इमरजेंसी जैसा अगर या तो नेशनल इमरजेंसी हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये क्या करे, वो सर्टिफाई करे। है ना, लेकिन अगर कभी 2 साल के बाद, अगर 2 साल 3 साल के बाद अगर सरकार गिर गई और कोई वहां पे चुनाव नहीं हो सकता या चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं या किसी ने किसी कारण से वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अब प्रेसिडेंट रूल कब तक लगेगा, जब तक नया चुनाव का साइकिल नहीं आ जाता। तो 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल क्या प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा? तो ये तो वापस डेमोक्रेसी फेडरलिज्म की हत्या है। एट यूनियन लेवल की बात करें तो ऑथर कहते हैं एट द यूनियन लेवल वेटिंग फॉर सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस could force a caretaker government to breach Article 85, which mandates Parliament to meet every 6 months। है ना, नेचुरल सी बात है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इस चीज का ध्यान ही नहीं रखेगी। उसको पता है कि भाई मेरे क्या लेना देना, मैं तो जा रही हूँ, या मेरे तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वो आएगी ही नहीं पार्लियामेंट में। और अगर पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करेगी तो फिर देश कैसे चलेगा? फिस्कल गवर्नेंस की अगर बात करें तो fiscal governance would be paralyzed as the caretaker government cannot present a full budget under Article 112 and Article 117 and must rely on a vote on account, Article 116। It has to wait on the vote on account. It cannot move ahead with the normal budget as presented by the government, right? Then author अपने next argument में कहते हैं the proposed Article 82A clause 5 grants ECI, है ना, Election Commission of India unguided discretion to defer state elections without parliamentary oversight, violating principles laid out in NJC case 2015 regarding institutional design and constitutional possibility of the misuse। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम कॉस्ट आर्ग्यूमेंट को देख लें तो ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि भाई अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो क्या कॉस्ट अच्छा खासा बच जाता है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। द फिस्कल बर्डन ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन इज मैक्रो इकोनॉमिकली नेग्लिजिबल, estimated at around 4,500 crore for 2015-16 as representing only about 0.03% ऑफ द जीडीपी। हमारे जीडीपी का 0.03% है, तो बहुत ही कम फिस्कल बर्डन हमारे ऊपर पड़ता है। भाई 4,500 करोड़ सुनने में लगता है एक आम जनता के लिए कि अरे बाप रे
4,500 करोड़ किसको बोलते हैं इसमें, मतलब 500 करोड़ भी हमें मिल जाए मजा आ जाएगा, 50 करोड़ ही दे दो मजा आ जाएगा। लेकिन ये जो बजट का जो ये पूरा जो खर्चा है ये केवल जीडीपी का 0.03%, 0.3 भी नहीं कह रहा हूं बच्चों, 0.03% है हमारे जीडीपी का। ठीक है। देन phased elections allow the ECI to rotate resources like EVM, VVPAT, and security forces. Simultaneous polls would require massive and costly new infrastructure. तो इसके लिए जो मनी चाहिए वो कहां से आएगा? चलो ये हम मान लेते हैं कि दिस इज अ वन टाइम एक्सरसाइज, बट फिर भी हर साल आपको जो है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। कहीं पे भी आपको चुनाव हो रहा है हर 5 साल में, तो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको इतना बड़ा चाहिए ही चाहिए। देन जस्टिस कुरियन जोसेफ कमिटी ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन तमिलनाडु हैज स्ट्रांगली रिकमेंडेड the withdrawal of the bill, emphasizing that elections are necessary price of the self government, not an overhead to be minimized। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो जस्टिस कुरियन कमिटी है, जोसेफ कुरियन कमिटी जो है, उसने साफ 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 शब्दों में कहा था कि जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है इसे तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए। चलिए आज के मेंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। द परस्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस through one nation, one election risk compromising the foundational principle of the continuous executive accountability and federalism. Critically analyze this statement in the context of proposed Constitution 129th Amendment Bill 2024। एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से प्रशासनिक सुविधा की खोज में निरंतर कार्यकारी जवाबदेही और संघवाद के मूलभूत सिद्धांतों से समझौता करने का जोखिम है। प्रस्तावित संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। जीएस पेपर 2 से संदर्भित है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है बच्चों। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर लिखा है तो आप बेझिझक किसी भी तरह का कोई भी शर्म न रखें और अपना आंसर मुझे कहाँ भेज दीजिए, iasrm@gmail.com पे भेज दीजिए, जहां पर आपके आंसर्स का फ्री वैल्यूएशन करके विद इन 2 आवर्स हम आपको विथ प्रोज एंड कॉन्स आपको आपके आंसर्स वापस आपको भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड एडिटोरियल की तरफ, डेट इज द न्यू कनाडा इंडिया इकोनॉमिक अलाइनमेंट एमर्जेस। न्यू क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि आपको पता है कनाडा के साथ हमारे संबंध पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा जो है टॉर्नेडो से गुजर रहे थे, बहुत ज्यादा साइक्लोन से के बीच हमारे रिलेशन थे, बिकॉज ऑफ वो जस्टिन ट्रूडो जो था, है ना, उसकी वजह से, और खालिस्तानियों की वजह से तो बिगड़ ही रहे थे ऑफ कोर्स। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो थे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी भारत का साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में भारत के नए प्रधानमंत्री मिस्टर कार्नी जो हैं, वो भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं और भारत को भी मिस्टर कार्नी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो देखते हैं क्या क्या इस संबंध से आया है। देखिए, द एडिटोरियल highlights a significant pivot in the Canada-India bilateral relationship, transitioning from the phase of reactive diplomacy and episodic tensions to robust, forward-looking economic partnership। ठीक है, centered around the recent diplomatic visit by Canadian leaders to New Delhi and Mumbai। The core focus is the formal relaunch of the Comprehensive Economic Partnership Framework (SEPA) negotiations, है ना। The renewed alignment aims to leverage synergies in energy security, critical minerals, and digital infrastructure to double the bilateral trade to $70 billion by 2030। हम लोग जो है 2030 तक $70 बिलियन तक को टच करना चाहते हैं, जो अभी केवल $35 ट्रिलियन पे खड़ा है। हम उसे $70 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, राइट। चलिए, ऑथर अपने पहले आर्ग्यूमेंट में कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग कॉमर्शियल अलाइनमेंट, है ना।
ऑथर कहते हैं कि भाई इंडिया कनाडा का जो ये अलाइनमेंट है ये एक फॉरवर्ड लुकिंग और एक कॉमर्शियल अलाइनमेंट है. शिफ्ट इन डिप्लोमेटिक टोन. द बायलैटरल रिलेशनशिप इज मूविंग अवे फ्रॉम द पास्ट पॉलिटिकल फ्रिक्शन towards a sustained commercial engagement, acknowledging India's structural economic ग्रोथ. है ना, भारत का जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ है 7% से भी ज्यादा भारत बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है कनाडा ने भी अब भारत के जो प्रॉब्लम्स थे उसको पीछे रखा, और इंडिया ने भी कनाडा के जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, उसको पीछे रख के अपने टाइज को रीसेट करते हुए आगे बढ़े हैं. देन सीपा रीलॉन्च की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द फॉर्मल सिंगिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफिशियली रीलॉन्चेस द कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क सीपा नेगोशिएशंस. ठीक है. ट्रेड टारगेट्स की अगर बात करें तो बोथ नेशंस एम्स टू फाइनलाइज द एम्बिगुअस एग्रीमेंट बाय द ईयर एंड targeting the doubling of bilateral trade to $70 billion by 2030. मार्केट एक्सेस की बात करें तो जब एक बार सीपा फाइनलाइज हो जाएगा तो द फाइनलाइज सीपा विल रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स, प्रोवाइड क्लियरर फ्यूल्स rules for foreign direct investments and offer Indian tax and pharmas firms a predictable rule based entry into the broader North American मार्केट. तो इंडियन टेक और फार्मा इंडस्ट्री को नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में बहुत अच्छा एक्सेस मिल जाएगा एक बार सीपा साइन हो जाता है तो. राइट. देन अभी फिलहाल जो हमने डील साइन की है वो हमारे लिए किन किन चीजों में बहुत ज्यादा फायदेमंद है? एनर्जी, मिनरल सिनर्जी एंड अदर एरियाज. सबसे पहला न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो द हिस्टोरिक, है ना, सीएडी, कैनेडियन डॉलर जो है उसको सीएडी बोलते हैं, सीएडी 2.6 बिलियन 9 ईयर यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट विथ कॉमेको signals deep strategic trust and bolsters India's transition towards clean broad base load power. इंडिया जो है, इंडिया बहुत पहले से अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भी और खास करके जो है देन मनमोहन सिंह जी के एरा में भी इंडिया ने हमेशा से ये चीज कही है कि भाई जो है हम, आप लोगों को ये मत सोचिए कि हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी का यूज बम बनाने के लिए करेंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करेंगे, लेकिन तब भी कोई माना नहीं. लेकिन आज लोगों को भारत पर भरोसा है और इसलिए वो न्यूक्लियर सप्लाई देने के लिए रेडी है ना. क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन की बात करें तो कनाडा सर्व्स एज द रिलायबल पार्टनर ऑफ द रेस्पॉन्सिबली सोर्स्ड ऑयल and gas and critical minerals vital for India's electric vehicle manufacturing and advanced industrial sectors. है ना. तो जो कनाडा जो है serves as the reliable supplier of responsibly sourced oil and gas, critical minerals, electric vehicles manufacturing, advanced industrial sectors में बहुत अच्छा प्रोडक्शन है कनाडा का. देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की अगर बात करें तो Indian IT giants like HCL Technologies are tapping into Canada's artificial intelligence research cluster and stable regulatory environment. ठीक है, stable regulatory environment को भी क्या कर रहा है? HCL टैप कर रहा है. राइट. देन फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैनेडियन पेंशन फंड्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव इंजेक्टेड ओवर $10 बिलियन इनटू इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट. तो अभी तक जितना भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उन्होंने अपना करीबन करीबन $100 बिलियन का जो है कैनेडियन डॉलर जो है वो भारत में इन्वेस्ट किया है. की एग्जांपल्स इंक्लूड फेयरफैक्स इंडियाज, है ना, इन्वेस्टमेंट इन दी बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड ब्रुकफील्ड्स फंडिंग इन टेलीकॉम सर्विस, इन टेलीकॉम टावर्स या टेलीकॉम सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स. ठीक है.
तो बैंगलोर फेयरफैक्स इंडिया हो या ब्रुकफील्ड फंडिंग हो, वहां पे हमें देखने को मिला है कनाडा का योगदान। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की बात करें तो कनाडाज एग्री फूड एक्सपोर्ट्स प्रेजेंट अ कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म टू सपोर्ट इंडियाज लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, है ना। तो कनाडा का जो एग्री फूड एक्सपोर्ट है वो हमारे भारत के किसानों के लिए एक बहुत लंबा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला एग्रीमेंट माना गया है। ठीक है। अब ऑथर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में कहते हैं कि व्हाट इज ड्यू इन द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में क्या ड्यू है? सबसे पहला है सस्टेन्ड रेसिप्रोसिटी, है ना। इन्विटेशंस फॉर रेसिप्रोकल हाई लेवल विजिट्स सिग्नल अ कमिटमेंट टू लॉन्ग रन डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट। देन जियोपॉलिटिकल हेजिंग की अगर बात करें तो कनाडा सीक्स टू डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप amid the global geopolitical uncertainty, है ना। फाइंडिंग अ स्ट्रेटेजिक एंड द नेचुरल ally इन इंडिया। कनाडा जो है वो ऑलरेडी जो है यूएसए से परेशान था, क्योंकि यूएसए बार बार उसे धमकाता है कि मैं तुझे ले लूंगा, मैं तुझे बटोर लूंगा, तू मेरी ये, है ना। आशिक होता है ना क क क क क क किरण वाले जैसे, है ना। तू मैं तुझे मेरा स्टेट बना दूंगा। तो कनाडा भी बापड़ा डरा हुआ है। इस वजह से कनाडा क्या देखता है कि यार जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स इतना उथल पुथल है, तो उसमें कोई तो एक ऐसा देश हो जो मेरे साथ खड़ा रहे, मेरे लिए बोले। तो इंडिया उसे एक नेचुरल पार्टनर की तरह लगा, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है। ऑथर अपने लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि भाई जो इंडिया कनाडा जो पैक्ट है ना, इट इज द नेटवर्क ऑफ द ट्रेड पैक्ट। द अलाइनमेंट कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज एग्जिस्टिंग ट्रेजेक्टरी ऑफ सिक्योरिंग trade agreements with trusted allies like Australia, UK, EU, UAE, fortifying global सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसको खत्म करते हुए हम लोग हमारा जो एफडीए का जो नेटवर्क है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। चलिए मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ कैन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स of India and Canada in the fields of energy security and digital infrastructure foster a mutually beneficial long-term partnership? Discuss with relevant example। ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत और कनाडा की पूरक ताकतें पारस्परिक रूप से लाभकारी दीर्घकालिक साझेदारी को कैसे बढ़ावा दे सकती है? प्रासंगिक उदाहरणों के साथ चर्चा करें। जीएस पेपर 3 से संदर्भित बहुत अच्छा सवाल है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिख लिया है तो कृपया करके आप अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज दीजिए, जहां पर आपके आंसर का फ्री वैल्यूएशन हम 2 आवर्स के अंदर अंदर करके आपको विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपके आंसर आपको वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे और आखिरी एडिटोरियल के तरफ, जिसका नाम है द नीड टू रिकॉग्नाइज वॉलेंटियर केयर वर्क, है ना। केयर इकोनॉमी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, आप लोगों को ये टर्म पता होना चाहिए। ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है। केयर इकोनॉमी क्या होता है, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, जो केयर कैटेगरी में काम कर रहा हो, जैसे नर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, आशा हो गए, है ना, जो लोगों की केयर करते हो, केयर, है ना, तो उसको बोलते हैं केयर इकोनॉमी। तो केयर इकोनॉमी को रिकॉग्नाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है भारत के अंदर, और तभी केयर इकोनॉमी जो है, जो भारत का सबसे बड़ा साथ देती है, वो और अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए ऑथर कहते हैं द यूनियन बजट 2026-27 proposes the strengthening India's care ecosystem by training 1.5 lakh caregivers under the National Skills Qualification Framework NSQF। तो इस बजट, ये जो बजट अभी हाल ही में आया था 1 फरवरी को, उसमें एनएसक्यूएफ ने ये कहा है कि हम लोग 1.5 लाख केयर गिवर को क्या करेंगे, हम लोग ट्रेनिंग देंगे। बहुत अच्छी बात है, ताकि इंडिया का केयर इकोसिस्टम बढ़े, मजबूत बने। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट इट हाईलाइट्स अ सिस्टमिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब दो अलग अलग बातें। सबसे पहला क्या पैराडॉक्स है? सबसे पहला, द स्टेट कंटिन्यूज टू एक्सक्लूड over 5 million existing female frontline workers
ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं, 5 मिलियन यानी 50 लाख फीमेल फ्रंटलाइन वर्कर्स को इग्नोर किया जाता है, सच एज आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील कुक्स, इन सब को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। किससे? फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन से एक्सक्लूड किया जाता है कि भाई आपको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, आप केवल और केवल क्या है, नर्स है या आंगनवाड़ी वर्कर है या आशा वर्कर है, डेट्स ऑल। फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन कुछ नहीं है, यानी अलग से इसका कोई पैसा नहीं मिलता है। देन सेकेंड पैराडॉक्स क्या कहते हैं, बाय क्लासिफाइंग दीज असेंशियल वर्कर्स मियरली एज वॉलंटियर्स। हाल ही में जो सरकार ने जो बजट और ये निकाला उसमें कहा है कि ये तो केवल वॉलंटियर्स हैं, यानी खुद ही अपनी मर्जी से काम करने आ रहे हैं, हम थोड़ा बुला रहे हैं। सो स्टेट परपेचुएट्स द साइकिल ऑफ प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर कंपनसेशन इन द इंडियाज वास्ट केयर इकोनॉमी। अब आप उनको केवल वॉलेंटियर बोल रहे हैं, आप सोचिए बच्चों के आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे वाइव्स है ना, मिड डे नर्स वाइव्स जो हैं, ये सब कितने काम के होते हैं। ये रूरल एरियाज को शिक्षित दीक्षित, उनको किसी भी तरह की बीमारी ना हो उसके लिए हर तरह से शिक्षित करना, ये कितना ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उन्हें केवल वॉलेंटियर बोल दिया जाता है। न कि उन, और वॉलेंटियर बोलने की वजह से उनका तनख्वाह फिक्स नहीं है। किसी स्टेट में उन्हें 1,000 मिल रहे हैं, किसी स्टेट में उन्हें 1,500 मिल रहे हैं महीने के, किसी स्टेट में उन्हें 5,000 मिल रहे हैं, किसी स्टेट में उन्हें 1,000 मिल रहे हैं, किसी स्टेट में उन्हें 20,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कम स्टेट्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और खास करके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनको भी इसमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑथर अपने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि जो हमारे केयर गिवर्स हैं, केयर इकोनॉमी वर्कर्स जो हैं, ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, दे आर द शेडो लेबर फोर्स, है ना। द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज वेलफेयर आर्किटेक्चर heavily relies on accredited social health activist ASHA and Anganwadi workers and midday meal workers to deliver essential public service लाइक मैटरनल ट्रैकिंग एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, है ना, कि ये जो हेविली रिलाइज ऑन आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड मिड डे मील वर्कर्स टू डिलीवर essential public services like maternal tracking and child nutrition. Despite their continuous and indispensable labor, these women form a feminized shadow labor force operating in a highly precarious environment without formal contracts, paid leaves, or maternity बेनिफिट्स। अब आपको यूं लगता है कि नहीं, अरे यार ये सही है, उनको तो सरकार खाना दे रही है, कर रही है, लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके पास उनकी कोई पेड लीव नहीं है, उनके पास उनकी कोई मैटरनिटी बेनिफिट नहीं है। तो आप सोचिए, जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं या काम करते थे, तो आपके पास, आपको पता है कि मेरे पास ये चीजें ना, ये अधिकार थे मेरे, और इन अधिकारों को मैं लेकर किसी के पास भी जा सकता था, एचआर के पास जा सकता था अगर मेरा बॉस मेरे से बदतमीजी कर रहा है। लेकिन चूंकि आपने ना वॉलेंटियरी बोल दिया है, तो नेचुरल सी बात है, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं है, राइट। देन कंपनसेशन की अगर बात करें, तो कंपनसेशन इज लार्जली लिमिटेड टू मीगर, है ना, वेरिएबल होनोरियम्स एंड पीसमील स्टेट लेवल इंटरवेंशंस लाइक ग्रेचुइटी बेनिफिट्स। ज्यादा स्टेट्स उन्हें क्या दे देते हैं, ग्रेचुइटी बेनिफिट्स दे देते हैं। अब अगर बात करें तो नेशनल लेवल प्रोटेक्शन सच एज इंक्लूजन अंडर आयुष्मान भारत एंड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन fails to address the core contradiction, that is classifying essential public service provider as honorary workers to avoid the legal and financial obligations of the formal employment। ठीक है, अब जेंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, जेंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्क क्या है, द सिस्टमिक अंडरपेमेंट is driven by the deep rooted care penalty, transforming a sociological bias into statistical reality। भाई अगर आप, कोई व्यक्ति किसी की केयर कर रहा है जो उसका सगा भी नहीं है, और आप उसे अंडर पेमेंट कर रहे हो, उसने काम किया 5,000 का और आप उसे दे रहे हो 500 रुपए, तो उस व्यक्ति के मन में क्या आएगा कि एक सोशियोलॉजिकल बायस आएगा कि नहीं, मैं बड़ों की सेवा नहीं करूंगी, पैसा तो मिलता ही नहीं। और वही धीरे धीरे स्टैटिस्टिकल रियलिटी
बनती जा रही है। 2024 का अगर टाइम यूज सर्वे अगर हम लोग देखें तो हाईलाइटेड इन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 कंफर्म्स दिस दैट 41% ऑफ फीमेल जिनकी एज क्या है 15 से 59 spends 140 minutes daily on the household caregiving compared to mere 21.4% of the males spending 74 minutes. अब ध्यान दीजिएगा 21% पुरुष ऐसे हैं जो पूरे घर में घर के हाउस होल्ड चोर्स करने के लिए 70 मिनट देते हैं, जबकि लड़कियां इससे ठीक डबल दे रही हैं 140 मिनट। और रेशियो देखिए कितना 41% एंड 21%। सो दिस स्टेट मिरर्स दीज पेट्रियार्कल सोसाइटी नॉर्म्स बाय आउटसोर्सिंग केयर टू वुमेन अंडर द गाइज ऑफ वॉलेंटियरिज्म, है ना, ट्रीटिंग कॉम्प्लेक्स multi skilled task, that is emotional labor, field coordination, as the extension of women's natural domestic duties. उन्हें कहा गया कि भाई ये तो आपकी नेचुरल डोमेस्टिक ड्यूटी है, बच्चा हम थोड़ी पैदा कर सकते हैं, आप ही पैदा करेंगे, राइट। सो दिस इनफॉर्मलाइजेशन क्रिएट्स अ विशियस साइकिल। कैसे? रेंडरिंग केयर वर्क चीप लिमिट्स, है ना, रेंडरिंग केयर वर्क चीप लिमिट्स द कंपल्शन टू पे फॉर इट, actively trapping these workforce in the insecure employment, है ना, insecure employment, while the state ignores, है ना, upgrading their livelihoods in the favor of training a new cohort. तो हम लोग जो है नए लोगों को तो ट्रेन कर ही नहीं रहे हैं, और हम लोग जो है उनके लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, और हम उनका पैसा भी नहीं बढ़ा रहे हैं, राइट। सो ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल वुमेन डे में हमें जो है क्या करने की जरूरत है। इंटरनेशनल वुमेन डे जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2026 में, तो हमें केयर इकोनॉमी को री इमेजिनिंग करने की जरूरत है। री इमेजिनिंग मतलब उसके बारे में नए तरीके से सोचने की जरूरत है ना। रिफॉर्मिंग इंडिया केयर इकोनॉमी रिक्वायर्स डिस्कार्डिंग the volunteer label and acknowledging these women as the permanent pillar of the state health infrastructure। बच्चों ऐसे का बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे बनता है, वुमेन्स are not volunteers but the permanent pillars of the state health infrastructure। बहुत अच्छा यहाँ पे ऐसे का टॉपिक बन सकता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क 2025 रूलिंग इन धर्म सिंह वर्सेस अनादर Dharam Singh and another versus State of UP and another established that work which is recurrent and central to an institution functioning cannot indefinitely remain temporary, providing a legal basis to convert honorary roles into the permanent post। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट दे दिया है, आपको अब ये पता होना चाहिए। लेकिन अब सरकार इसको इंप्लीमेंट कब करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द करंट बजटरी फोकस ऑन स्किलिंग should be leveraged to create transition framework extending NSQF aligned programs to existing ASHA and Anganwadi workers to move them towards formal contracts and fair wages। उनको किस तरफ ले जाना चाहिए बच्चों, हमें फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और फेयर वेजेस की तरफ ले जाना चाहिए। उन्होंने भारत के प्राइमरी हेल्थ केयर को संभाल रखा है ना। द स्टेट मस्ट अर्जेंटली अडॉप्ट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 5R फ्रेमवर्क फॉर डिसेंट केयर वर्क, है ना, स्पेसिफिकली फुलफिलिंग द फाइनल टू कमिटमेंट्स, है ना। तो जो 5R फ्रेमवर्क है ये भी उसको हमें क्या करने की जरूरत है, बहुत जितना जल्दी हो सके हमें उसे क्या करने की जरूरत है, हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और 5R के जो लास्ट 2R हैं उसको तो जितना जल्दी हो हमें देना चाहिए। डेट इज रिवॉर्ड, फेयर कंपनसेशन एंड रिप्रेजेंट, है ना। डेट इज गिविंग केयर वर्कर्स अ जेन्युइन वॉइस इन पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। और 3R कौन से हैं ये भी आप समझ लीजिए। रिकॉग्नाइज सबसे पहले, अभी रिकॉग्नाइज तो हम लोग करते हैं लेकिन उन्हें हम लोग आगे नहीं दे पा रहे हैं ना। तो रिकॉग्नाइज, देन रिड्यूस देयर बर्डन, रिड्यूस देयर सफरिंग, है ना, देन देयर रीडिस्ट्रीब्यूट
रीडिस्ट्रीब्यूट, है ना? और फिर जो दो हैं वो कौन से हैं? रिवार्ड एंड रिप्रेजेंट जो है ये जो है ये आपके दो आप कह सकते हैं। तो रिकॉग्नाइज, रिड्यूस और रीडिस्ट्रीब्यूट प्रिंसिपल थे। 5R फ्रेमवर्क हमें अर्जेंटली लगाने की जरूरत है। चलिए आज के आखिरी मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है ना? Discuss the significance of International Labour Organization's 5R framework in addressing the care penalty faced by the women in India. How can judicial interventions accelerate this transition? भारत में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले देखभाल दंड को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 5R फ्रेमवर्क के महत्व का मूल्यांकन करें। न्यायिक हस्तक्षेप इस परिवर्तन को कैसे तेज कर सकता है? जीएस पेपर 1 से रेलेवेंट बहुत अच्छा सवाल है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का ये सवाल है। अगर आपने लिखा है तो आप अपना आंसर निश्चिंत होकर मुझे भेज दीजिए iasrm@gmail.com पर, जहां पर आपके आंसर का फ्री वैल्यूएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विथ प्रोज एंड कॉन्स आपको हम वापस आपके आंसर भेजते हैं, ताकि आपके मेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास की PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह इसी समय, तब तक के लिए खूब मन लगा कर पढ़िएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर दिस चैनल टू एंड दिस वीडियो टू द फ्रेंड्स हु आर एज सीरियस एज यू। मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।